Okay, welcome to our 12th history class. Good morning to all of you. Can you hear me? मैं दिख रहा हूँ आपको? I am visible to you. Can you see me? Can you hear me? Okay. In the last class अपन ने जो टॉपिक पढ़ रहे थे एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, उसका अपन ने द ऋग्वेद मेंशंस पुर मीनिंग रैम्पर्ट फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड. इंद्रा द आर्यन वॉर गॉड इज कॉल्ड पुरंदरा द फोर्ट डिस्ट्रॉयर. यहां तक कर लिया था. अब इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं. दैट इज वेयर आर और वेयर वर दीज सिटाडेल्स. It has in the post been supposed that they were mythical. The recent excavation of Harappa may be thought to have changed the picture. Here we have a highly evolved civilization of essentially non-Aryan type, now known to have employed massive fortifications. What destroyed this firmly settled civilization? Climatic, economic, or political deterioration may have weakened it, but its ultimate extinction is more likely to have been completed by deliberate and large scale destruction. It may be no mere chance that at a late period of Mohenjo-daro, man, woman, and children appear to have been massacred there. On circumstantial evidence, Indra stands accused. So, ये पैराग्राफ अब अपने को पढ़ना है. अब जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसका मतलब क्या है? अभी तक अपन ने जो इसके ऊपर वाला देखा, ये दुर्ग कहाँ पे, यानी कि ये किले कहाँ हैं या थे या था, कहाँ पे है ये दुर्ग, या थे या कहाँ पे थे ये दुर्ग, ये किले कहाँ पे थे. पहले ये माना गया था कि ये कहानी मात्र है, यानी कि मिथिकल है, कहानी मात्र है. हड़प्पा में जो हाल ही में जो खुदाई हुई है, जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, उसको उसने क्या है, सारा जो सीन था वो ही चेंज कर दिया. जो लेटेस्ट जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, उसने सारे सीन ही चेंज कर दिया है. यहाँ पर क्या है, एक सबसे पहली बात तो अपन ने एक बहुत विकसित सभ्यता, यानी कि बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन, जो अपन ने मोहनजोदारो वगैरह का, हड़प्पा और मोहनजोदारो का पढ़ा था, तो नेचुरली बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, तो वो तो मिलते ही है. जिससे उसके अलावा विशाल किलेबंदियां भी की गई थी, यानी कि बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स भी बनाए गए थे. ये और मिले नए एक्सकेवेशंस के अंदर, जो करीबन 1947 के आसपास, 1931 टू 1947 के आसपास जो एक्सकेवेशंस किए गए थे, उसके अंदर से बड़े बड़े फोर्ट्स और मिले हैं. और अब ये पता लगाया जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े फोर्ट थे, इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, ये पता लगाया गया कि इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, बड़े बड़े फोर्ट्स भी थे, बड़े बड़े किले भी थे, उसके बाद भी ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया? क्या कारण था कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो गया, पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, या पॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसने इस सभ्यता को कमजोर किया. और ज्यादा जो संभावना की बात है, यानी कि अगर अपन देखें तो ज्यादा संभावना किसकी मिलती है कि वो इसकी है कि जानबूझकर तथा बड़े लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो विनाश हुआ ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया. यानी कि जानबूझकर जो विनाश किया गया, उसने इसे अंतिम रूप से
खत्म ही कर दिया बिल्कुल। अब जानबूझ करके किस तरह से विनाश किया गया, इसके कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कैसे अपने आप को खुद को ही समाप्त कर लिया, इसके कोई एविडेंस नहीं है, बट ये संभावना लगाई जा रही है कि उन्होंने जानबूझ करके ही अपना विनाश खुद ही कर लिया और ये सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई। और देखा जाए तो यहाँ पे पुरुष, महिलाओं और बच्चों यानी कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का जो था बहुत जनसार, जिसको अपन मैस्करेड बोलते हैं ना, इनको मारा गया था गला काट करके या इस तरह से क्या है किया गया था इन सबका। मैस्क मैस्कर्ड का मतलब होता है जनसार, यानी कि अपन जिस मार देते हैं, गला काट देते हैं, दैट इज कॉल्ड, इस तरह से इनका किया गया था। और देखा जाए तो ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थितियों को देखते हुए जो सबूत पाए गए हैं, उसके अंदर के आधार पर जो इंद्र है उसको क्या माना गया है, अभियुक्त माना गया है, एक्यूज्ड माना गया है। जो भी हिस्टोरियंस थे जिन्होंने जो टेक्स्ट से जोड़ करके देखा, अगर ये सारी चीज देखी जाती है तो इन्होंने लास्ट के अंदर क्या पॉइंट निकाला कि इंद्र जो था उसको एक्यूज्ड माना गया, यानी कि उसको अभियुक्त माना जाता है। वहां पे मोहनजोदड़ो वाली जो केस थी, जो केस हिस्ट्री थी, और हड़प्पन साइट वाली जो केस हिस्ट्री थी, ये अभी तक अपन ने देखा कि वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर स्केल के ऊपर बच्चों का, पुरुषों का, महिलाओं का बहुत उनका जनसंहार हुआ, उनको मारा गया। और ये सारे सबूत क्या हैं, मिले हैं और संभावना भी जताई है। थोड़े बहुत सबूत मिले हैं और संभावना भी जताई गई है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन इस पैराग्राफ में? एनी क्वेश्चन बेटा? जल्दी करिए, अपना एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, फटाफट जो भी पूछना जल्दी करिए, बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लियर? पायल नाथ, नो सर। कि बेटा क्या क्लियर नहीं हुआ आपको इसमें से? आगे चले? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम R.E.M. व्हीलर। अब ये आप किताबों का ध्यान रखना जरूर से बोर्ड के अंदर। फ्रॉम R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशियंट इंडिया 1947। अब जो लिया गया है, जो आगे कहां से लिया गया था, R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशियंट इंडिया 1947 से। अब वी मूव, सर व्हाट इज द रोल ऑफ द इंदिरा इन दिस पैरा? बेटा इंदिरा वाज रिलेटेड टू द, जो अपने ऋग्वेद टेक्स्ट थी ना, ये माना गया है कि वो ऋग्वेद टेक्स्ट को पढ़ते थे या ऋग्वेद टेक्स्ट उनके वहां पे चलती थी, तो उसके अकॉर्डिंग माना गया है। क्योंकि सबसे ओल्डन टेक्स्ट अपने क्या पे है, सबसे पुराने टेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद ही है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर जो इंदर या पुर जो भी मेंशन था ना, जो वर्ड्स मेंशन थे, अब नेचुरल है कि अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं तो कुछ ना कुछ सुपर पावर को मानते ही हैं। देखते हैं आज अपन भी पूजा करते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो ये क्या है, उससे रिलेट किया है इन्होंने। बाकी संभावना जताई है, जो बोला ना संभावना वर्ड जो अपन बोल रहे हो, संभावना जताई है, पूरा मतलब ये नहीं है कि हो गया। क्योंकि क्या है, अपने पास तो जो एविडेंस मिलते हैं वो सारे एविडेंस थोड़ी मिलते हैं, अपन तो एक वो बता सकते हैं कि हो ऐसा हो सकता है। क्लियर? हाँ, ये जो बुक्स और जो आपने पूछा था कि हाँ ये आपसे पूछ सकते हैं बोर्ड में, आपको ये सारे जो वन वर्ड लाइन आएंगे ना, वन वर्ड क्वेश्चन है, उसमें ध्यान रखना है। नाउ इन 1960 the evidence of Masquerade in Mohenjo-daro was questioned by an archaeologist named George Dale. He demonstrated that the skeletons found at the site did not belong to the same period. अब 1960, अब अभी तक अपन ने 1931 से लेकर 1947 तक का पीरियड का अपन अभी तक देख रहे थे।
अब 1960 के अंदर एक और आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज डेल, उसने इस बात पे क्वेश्चन किया, और उसने क्वेश्चन क्या किया कि जो स्केलेटन्स मिले हैं इन साइट्स पे, जब उसने स्केलेटन्स का स्टडी करी, देखा उसने, तो उसने ये क्वेश्चन किया जो स्केलेटन्स जो मिले हैं इन साइट्स के ऊपर, वो एक ही पीरियड के नहीं है, वो एक ही समय के नहीं है, वो अलग अलग समय के। उसने ये क्वेश्चन उठाया 1960 के अंदर। When a couple of them definitely seemed to indicate a slaughter, the bulk of the bones were found in contests suggesting burials of the slopiest and most irreverent nature. There is no destruction level covering the latest period of the city, no sign of extensive burning, no bodies of warriors clad in armor and surrounded by the weapons of war. The citadel, the only fortified part of the city, yielded no evidence of a final defense. अब इस पैराग्राफ का मैं आपको बिल्कुल ट्रांसलेट करके बताता हूँ इस पैराग्राफ को, तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। एक तो जॉर्ज डेल का क्वेश्चन जो किया कि जो स्केलेटन्स जो थे वो उस अलग अलग समय के थे, एक ही समय के नहीं थे, एक ही पीरियड के नहीं थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो अभी मैंने रीड किया, हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से क्या है, मैस्करेड के संकेत मिलते हैं, यानी कि दो स्केलेटन्स के तो ये संकेत जरूर मिलते हैं कि उनको मारा गया था या उनका नरसंहार किया गया था, जनसंहार किया गया था। पर अधिकांश हड्डियां जिन संदर्भों से मिली है वे ये बताती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से दफनाए गए थे, यानी कि पटक दिए थे, गड्ढा खोदा और पटक दिया, गड्ढे खोदे और पटक दिया, उसके अंदर बॉडी को पटक दिया। यानी कि उनका कोई ढंग से ये नहीं कि भाई उनको ढंग से गाड़ा गया हो या ढंग से गाड़ा गया, मतलब उनको बहुत श्रद्धाहीन तरीके से गाड़ दिया गया। शहर के अंतिम काल से जो विनाश का संबंध है उसका कोई स्तर नहीं है, और अगर अपन उसको व्यापक स्तर पर देखते हैं तो अग्निकांड यानी कि आग वगैरह के भी कोई साइंस वहां पे नहीं है कि कहीं आग लगी हो और उससे सभ्यता खत्म हो गई हो, कोई बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हो, लार्ज स्केल पे आग लगी हो और उससे क्या है सभ्यता पूरी सिविलाइजेशन फिनिश हो गई, उसके भी कोई या अपने को साइंस नहीं मिले। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव मिले। अब चारों ओर जो हथियार फैले, अब जो बॉडीज मिली हैं उसके पास जो हथियार मिले हैं उनके पास, उनमें से किसी भी स्केलेटन के पास ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने, जैसे सैनिक होते थे पहले ऊपर कवच पहनते थे लड़ाई करने जाते थे तब, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि उन्होंने कवच पहन रखा है और हथियार भी पड़े हैं कि वो सैनिक थे या लड़ाई करने गए थे तो वो मारे गए, ऐसा कुछ भी एविडेंस फाइंड नहीं हुआ। हाँ, स्केलेटन मिले हैं, स्केलेटन के पास हथियार भी मिले हैं, बट ऐसा नहीं जैसे कि सोल्जर्स जो कवच पहनते थे पहले, जिसको कि अपन आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, पहले क्या होते थे, आप देखते होगे सीरियल्स देखते होगे, कई तरह के सीरियल आते हैं जो सैनिक लड़ने जाते हैं तो ऊपर कवच पहनते हैं, तो ऐसे कोई कवच वगैरह वहां पे नहीं मिले उनके पास में, ना उनके शरीर पे थे। और किले से जो शहर का एकमात्र किले का भाग था वो आत्मरक्षा, उसमें आत्मरक्षा के कोई साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि जो किले का भाग था उसमें आत्मरक्षा, यानी कि अगर किसी ने हमला किया है तो अपने बचाव के लिए उन्होंने कोई लड़ाई की है या कुछ अपने को बचाने की कोशिश की है, अगर किसी ने हमला किया है तो उसके भी ऐसे कोई सबूत वहां पर नहीं मिले। और ये जो लिखा है, ये लिखा है G.F. डेल्स द मिथिकल मैस्कर एट मोहनजोदाड़ो एक्सपेडिशन 1964, यानी कि फ्रॉम G.F. डेल्स द मिस्टिकल मैस्करे ऑफ मैस्करे एट मोहनजोदाड़ो एक्सपेडिशन इन 1960। ये G.F. डेल्स का जो उसने जो बताया, उसने जो स्टडी करी, ये उसकी स्टडी। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया?
Okay, now last line. As you can see, a careful re-examination by the data can sometimes lead to a revival of earlier interpretations. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर अपन एविडेंस का यानी कि तथ्यों का अगर अपन सावधानी पूर्वक अगर वापस से पुनरीक्षण करते हैं या वापस से उसकी स्टडी करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो पहले की जो व्याख्याएं थी, जब पहले जो बताया गया था, वो क्या है, उसको पूरी तरह पलट देता है। यानी कि जैसे अभी जीएफ डेल्थ ने जो बताया, उसने क्या है, इसने 1960 से लेकर 64 तक की, बाकी की क्या थी, उससे पहले की थी। तो इसने जो स्टडी करी, इसने पहले के जितनी भी स्टडीज थी सबको उलट दिया। तो कई दफे ऐसा होता है कि जब अपन किसी चीज की स्टडी करते हैं, तो क्या होता है कि पहले की कई चीज के पहले के जो डेटा होते हैं वो कई दफे क्या होता है, पूरी तरह से उल्टे हो जाते हैं और पूरी तरह से उनको क्या कह सकते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया इतना? क्लियर? ये पूरा इन्वेजन ऑफ सॉरी एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन वाला जो टॉपिक है, ये आपको क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप मेरे से पूछ लेना, इफ यू फील एनीथिंग, if you feel any problem in this. So next topic, that is discovering the Harappan civilization. Means हड़प्पा सभ्यता की खोज, discovering the Harappan civilization, हड़प्पा सभ्यता की खोज. So far we have examined facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of fascinating history. However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization. अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया और ये पाया कि किस प्रकार जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मटेरियल रिमेन्स यानी कि जो भी मटेरियल्स उनको मिले हैं पुराने, उसको उसके एविडेंस के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। अभी तक अपन ने पढ़ा, यानी कि जो इतिहास था उसको जो अपने को जैसे जैसे मटेरियल्स मिलते गए, तो कैसे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने उनको एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक कहानी और भी है कि किस प्रकार आर्कियोलॉजिस्ट ने सभ्यता की खोज की। एक कहानी अभी और भी। When Harappan sites fell into ruin, people gradually forgot all about them. When man and woman began living in the area millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosions, or turned up while plowing a field or digging for treasure. जब हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा शहर जब पूरा खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो लोग धीरे धीरे उन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके विषय के बारे में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में, जब लोग वापस से इस क्षेत्र के अंदर आए, लोग तो आते जाते रहते हैं, लोग वापस इन एरियाज के अंदर आए होंगे, जैसे अपना राजस्थान के अंदर कालीबंगन है और ये सारे एरिया हैं, गुजरात के अंदर बालाकोट वगैरह, ये सब एरियाज है, लोग वापस रहना आए होंगे यहाँ पे। और अब वो ये लोग यहाँ पर, दूसरे लोग यहाँ पर रहना है, उन्होंने भी एग्रीकल्चर स्टार्ट करी, खुदाई करना शुरू किया या हल चलाना शुरू किया, या फिर बाढ़ आई, बाढ़ से मिट्टी कट जाती है, जैसे आपको मालूम है मिट्टी बह करके आती है, बाढ़ आई तो क्या हुआ, कई चीजें ऐसी निकल करके आई नीचे से, जमीन के नीचे से, जो ऊपर आ गया। अब जैसे कोई हल चला रहा है, तो कोई एक हल प्लॉइंग कर रहा है, तो नीचे से कोई चीज निकल करके ऊपर आ गया और उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये क्या चीज है।
अब किसी एक किसान को क्या मालूम कोई चीज नीचे से निकल के आ गई, कोई पुराने टाइम की कोई टूटा फूटा बर्तन ही निकल के आ गया या कुछ और निकल के आ गया नीचे से, तो उसके लिए तो वो बेकार है। उसे क्या मालूम ये कब का है या इसका क्या यूज है या ये किस काम में आएगा या ये किस आज से मिलियंस ईयर्स अगो, हजारों साल पहले किस काम में आता था। तो ऐसी कई चीज है जो क्या था कि कई चीज बाहर निकल करके आई, ऐसे ही कई फ्लड्स से, कई मिट्टी से, कई खुदाई से, कोई पहले क्या लोग करते थे, लोग खजाने की खुदाई करते थे। अब खजाने की खुदाई करने स्टार्ट करी तो नीचे से कोई ऐसी चीजें निकल करके आई, उन्होंने देखी, बट उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने बोला ये तो हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि उनको कुछ बारे में कोई पता ही नहीं था। तो ऐसी कई चीजें थी जो कि क्या है आई, और वो लोग इससे कहते हैं अपरिचित थे, यानी कि उनको कोई चीज मालूम ही नहीं थी। तो वो उन्होंने कई चीजों को तो ऐसे ही या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या इधर उधर कर दिया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? नाउ कनिंगम्स कंफ्यूजन। ओके, कनिंगम कंफ्यूजन यानी कि कनिंगम का भ्रम। अब कनिंगम कौन था? व्हेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, कनिंगम क्या था? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था? कनिंगम। Archaeological excavations in the mid 19th century, archaeologists preferred to use the written word, texts, and inscription as a guide to investigations. In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of the early historic, that is, approximately 16th century BCE to 4th century CE and later periods. He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and the 7th centuries CE. To locate early settlements, Cunningham also collected, documented, and translated inscriptions found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. तो कनिंगम जो था वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और 19वीं सेंचुरी के बीच में उसने क्या किया, एक्सकेवेशन के कार्य स्टार्ट कराया, यानी कि खुदाई के कार्य स्टार्ट कराए। और वो ज्यादातर किस को प्रेफर करता था रिटन डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि कोई चीज लिखी भी मिल जाए तो उससे ज्यादा आसान हो जाता है कि किसी चीज के बारे में पता लगाना। दैट इज टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशंस। इन फैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक, और कनिंगम का जो मेन इंटरेस्ट था वो किसमें था? अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, जो कि लगभग 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी सीई तक के बीच के अंदर, जो उसका बहुत पुराना समय का उसके अंदर इंटरेस्ट था कि मैं ये हिस्टोरिक या हिस्ट्री की चीजें या जो आर्कियोलॉजी जो बहुत पुरानी चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and the 7th century CE। और इसके लिए उसने किसका यूज किया? इसने यूज किया जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो इंडिया विजिट करने आते थे उस समय 4th से 7th सेंचुरी के बीच में, और जब वो यहाँ पे आते थे और लिखते थे, बताते थे उस समय की बातों को, तो उसने उनके जो लिखे हुए टेक्स्ट थे और उनके जो
इंस्क्रिप्शंस थे उसने उनको स्टडी करना चालू किया। और ही ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्विस। और जब वो सर्वेस कर रहा था तो उसने उसके सर्वे के टाइम पे उसने उनको भी स्टडी किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी किया जो उसको इंस्क्रिप्शंस जो कि ट्रांसलेटेड थे, यानी कि जो भी इंस्क्रिप्शंस उसको मिले और वो ट्रांसलेट हो चुके थे या किसी ना किसी लैंग्वेज में, चाहे सपोज करो हिंदी में हो गया था तो हिंदी से इजी था इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना। तो जो भी पुरानी लैंग्वेज के अंदर, बहुत पुरानी लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे और वो ट्रांसलेट हो चुके थे, तो उसने उन डॉक्यूमेंट्स को भी उसने सर्वे किया। व्हेन ही एक्सकैवेटेड साइट्स ही टेंटेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। और जब उसने खुदाई करना शुरू करवाया वहाँ इन साइट्स के ऊपर, तो जो उसको जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले, जो उनको शिल्प कलाकृति वगैरह मिली उसको, उसने सोचा कि जो भी है ये, जो भी उसको चीज़ मिली उसका ये सोचना था कि ये उस समाज के लिए क्या है कि एक कल्चरल वैल्यू की चीज़ होगी। तो ये कनिंगम्स का भ्रम का जो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, ये कनिंगम्स के सर्वे के बारे में बताया कि अभी इसके बारे में और भी है, अपन 2 पैराग्राफ और भी हैं जो अपन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो अभी मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको कनिंगम्स का कंफ्यूजन का बताया, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लीजिए। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? क्लियर है? Okay, so in the next class we will study the we will continue with the last 2 paragraphs of Cunningham confusions and coming topics, और आगे जो टॉपिक्स आएंगे, और होप्स हो कि इस वीक के अंदर अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।